अरे ननंद रानी, आप अपने ही मायके में मुंह फुलाए क्यों घूमती हो। दीदी पार्लर वाली ने लिपस्टिक बराबर नहीं लगाई है। आइए, मैं आपको लिपस्टिक बराबर लगा देती हूँ। शिवानी ने रचना को अपनी ओर बुलाते हुए कहा। शिवानी रचना के पास जाकर बोली, लाइए भाभी, मैं सही कर दूंगी, मुझे दे दीजिए लिपस्टिक। अरे दीदी लाओ, मैं सही कर देती हूँ, आप सिर्फ सीधे खड़े रहिए। रचना शिवानी से लिपस्टिक सही करवा देती है। उतने में कमला आंटी कमरे में आ जाती है और कहती है, बधाई हो रचना, तुम एक बार फिर से ननंद बनने वाली हो। और शिवानी, तुम तो जेठानी बनने वाली हो। तुम्हारे घर में अब एक और बहू आने वाली है। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह भी बिल्कुल हमारी शिवानी की तरह हो। रचना शिवानी की तारीफ सुन जल भुन उठी। अरे बारात ले जाने का समय हो गया कि नहीं? हम तो बस तैयार ही खड़े हैं बाहर। शिवानी बोली, जी आंटी चलिए, हम भी बस तैयार ही खड़े हैं। बारात ले जाने वाली बस भी आ गई। चलिए रचना दीदी आप भी। रचना बोली, भाभी मैं बस में ना चढ़ पाऊंगी। आप लोगों ने राघव की शादी में वैसे भी कोई इंतज़ाम ढंग से नहीं किया है। मम्मी ने तो सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू और बड़े बेटे पर छोड़ दी थी, मगर जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि शादी वाले घर में कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया है। शिवानी बोली, दीदी आपको क्या कमी लग रही है? मैंने और विनय ने सारा इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से किया है। बाहर तो सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं आपको ही हमेशा हम दोनों के काम में क्यों कमी लगती है। रचना बोली, भाभी ज़्यादा ज़बान मत चलाइए, और कोई कार का इंतज़ाम किया है कि नहीं वह बताइए। दीदी दूल्हा दुल्हन के लिए कार की है, बाकी हम सब बारात ले जाने वालों के लिए बस की है। यदि आप बस में बारात लेकर नहीं आना चाहती तो आप उस कार में बैठ जाइए, मगर आते वक्त तो आपको हमारे साथ बस में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आते वक्त कार में राघव और उसकी पत्नी रश्मि बैठेंगे। रचना बोली, शिवानी भाभी आप लोगों को 2-4 कार का भी इंतज़ाम रखना चाहिए था, ताकि जिनको कार में आना हो वह कार में आए और जिनको बस में आना हो वह बस में आए। शिवानी बोली, दीदी अगर हम कार का इंतज़ाम रखते तो फिर असमंजस की घड़ी हो जाती कि कौन कार में बैठेगा और कौन बस में। इसलिए हमने सबके लिए बस का ही चुनाव रखा। आप तो जानती हैं, शादी वाले घरों में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी एक को सुविधा दे दी जाए और दूसरे को बुरा लग जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। रचना मुंह बनाते हुए बाहर निकल गई। दरअसल यह रचना का पहली बार नहीं था जब वह अपनी भाभी शिवानी को टोक रही हो। हर बात में रचना शिवानी को हमेशा नीचे दिखाती आई थी, और आज भी सभी के सामने वह वही कर रही थी। कहने को तो रचना के सगे छोटे भाई राघव की शादी थी, मगर रचना अपने मायके में आकर परायों जैसा व्यवहार कर रही थी। जब से शिवानी इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, तब से ही रचना का व्यवहार उसके लिए बहुत बदल गया था। रचना की माँ विमला जी भी अपनी बड़ी बहू शिवानी को बहुत मान सम्मान देती थी। ससुराल में शिवानी का बोलबाला था। बस यही बात तो खटकती थी रचना को। शिवानी थी भी ऐसी कि जो भी उससे मिलता उसी के गुणगान गाने लगता। शिवानी की मीठी बोली, व्यवहार, कुशलता में निपुणता सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। रचना अपने मायके आकर हमेशा शिवानी की कुछ न कुछ खोट निकाल कर जाती। कभी कहती, माँ तुमने शिवानी भाभी को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। तो कभी कहती, भाभी को तो सिर्फ मीठी मीठी बातें बनानी आती हैं। विमला जी को भी अपनी बेटी का अपनी बहू के लिए इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, मगर वे रचना को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। रचना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। अगर उसे किसी भी बात पर रोक टोक कर दी जाए तो वह इतनी जिद्दी प्रवृत्ति की थी कि वह मायके आना ही बंद कर देती थी। इसलिए
विमला जी भी अपनी बेटी से डरती थी। अपने मायके में घर की बड़ी बेटी होने के कारण हमेशा से उसने अपने फैसले ही सभी पर थोपे थे। मगर शिवानी की शादी के बाद माहौल बदल गया था। घर परिवार के सभी लोग शिवानी के फैसले मानने लगे थे। शिवानी गलत बातों का विरोध कर सभी को सही बातों के लिए प्रेरित करती। विमला जी को अपनी बहू शिवानी पर बहुत विश्वास था, इसलिए तो छोटे बेटे राघव की शादी का पूरा भार भी शिवानी के जिम्मे सौंप दिया था। और शिवानी ने भी अपनी सास का विश्वास बिल्कुल डगमग नहीं होने दिया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। मगर इस बार भी हर बार की तरह उनकी ननद रचना उनसे खुश न थी। पूरी शादी में वह मुंह फुलाए घूम रही थी। रचना के सामने अगर कोई शिवानी की तारीफ कर देता, रचना से यह बात बिल्कुल हजम नहीं होती और वह कहती, पता नहीं आप लोगों को सारा इंतज़ाम कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो हर बात में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ ही रही है। रचना शिवानी से इतना जलती थी कि वह अपने ही मायके की बुराई करने से भी नहीं चूकती थी। वैसे भी शिवानी की शादी के बाद रचना ने अपने मायके को मायका समझा कहाँ था। रचना के लिए अब वह मायका कम और प्रतिस्पर्धा की जगह ज़्यादा बन गई थी। खैर, शिवानी भी रचना के इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रह जाती थी। बारात भी सही समय से लड़की वालों के वहाँ पहुँच गई। बारात ले जाते वक्त विनय और शिवानी ने जमकर धमाल मचाई, खूब डांस और गाना किया। मगर रचना यूं ही मुंह फुलाए बैठी रही। विमला जी बोली, रचना, तुम्हारे छोटे भाई राहुल की शादी है और तुम कब तक यूं मुंह फुलाकर बैठी रहोगी। उतने में शिवानी ने आकर रचना दीदी को हाथ खींचकर अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। रचना ने शिवानी का हाथ झटक दिया और बोली, मेरे पाँव दुख रहे, मुझसे डांस वांस नहीं हो पाएगा, तुम लोग ही नाचो। विनय भी अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर समझ नहीं पा रहा था कि रचना इतना चिढ़ती क्यों है। रचना ने पूरी शादी में यूं मुंह फुलाकर सबका मज़ा किरकिरा कर दिया था। राघव की शादी रश्मि से हो गई। धीरे धीरे रश्मि भी इस परिवार में रचने बसने लगी। मगर रश्मि शिवानी की तरह कभी कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेती थी। वह अपनी ही धुन में रहती, जिस वजह से घर में उसे कोई भी कुछ काम न कहता। रचना को रश्मि भाभी की यह बातें भा गई। उसे लगने लगा, रश्मि भाभी कितनी अच्छी है। वह कभी भी अपने आप को ऊंचा बताने के लिए काम नहीं करती, वरना शिवानी भाभी तो हमेशा अपने गुणगान गवाने के लिए सारे रिश्तेदारों के बीच यहाँ से वहाँ नाचती रहती है। ऐसा कर कर वह माँ और घरवालों की नज़रों में अपने आप को बहुत होशियार साबित करना चाहती है। अच्छा हुआ कि दूसरी भाभी तो कम से कम उनकी तरह नहीं आई। रचना की अपनी छोटी भाभी रश्मि से खूब जमती। दोनों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते। लगभग 6 महीने बाद रचना के देवर की शादी थी, जिसमें शिवानी भाभी, रश्मि भाभी और विमला जी सभी गए हुए थे। शिवानी तो वहाँ भी जाकर काम में लग गई। शिवानी कभी रचना दीदी की सास की कुछ मदद कर देती तो कभी रचना दीदी की खुद की, और आदतन रश्मि भाभी अपनी जगह से हिलती तक नहीं थी। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रचना दीदी की सास कंचन जी बोली, रचना, तुम तो हमेशा अपनी शिवानी भाभी की बुराई करती हो, मगर जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी शिवानी भाभी तो बहुत अच्छी हैं। रचना सोचने लगी, मेरी माँ कम है क्या जो अब मेरी सास भी शिवानी भाभी की तारीफ करने लगी। रचना बोली, मम्मी जी, शिवानी भाभी को सभी के सामने बहुत अच्छा बनने का शौक है, इसलिए
बस सभी के घरों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं ताकि सभी की नज़र उन पर पड़े और सभी उनकी तारीफ करें। कंचन जी बोली, रचना, शायद तुमने अपनी शिवानी भाभी को बहुत गलत समझ लिया है। जो इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए काम करता है वह कभी इतना काम करता ही नहीं। वह घर में भी तो बहुत काम करती है। तुम्हारी माँ भी कहती है कि शिवानी के घर में आने के बाद उन्हें बहुत आराम मिला। रचना ने शिवानी भाभी की तारीफ सुनकर फिर से मुंह चढ़ा लिया। थोड़े महीने बाद शिवानी के मायके में उसके भाई की शादी थी, जिसमें शिवानी के ससुराल वाले और रचना के ससुराल वाले भी आए हुए थे। शिवानी अपनी माँ रोली जी की भी वैसी ही मदद कर रही थी जैसी वह अपने ससुराल और रचना दीदी के ससुराल में करती थी। रचना की सास कंचन जी उनकी समधन विमला जी से बोली, आप बहुत किस्मत वाली हैं समधन जी, जो आपको शिवानी जैसी बहू मिली। विमला जी ने भी खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ समधन जी, यह बात कोई नहीं जानता तो वह बस रचना है। कंचन जी बोली, रचना को भी वक्त रहते यह बात समझ में आ जाएगी। समधन जी, आप चिंता मत करिए। शिवानी के भाई की शादी में रचना अपनी रश्मि भाभी का हाथ पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी अचानक रचना की साड़ी पीछे एक खूंटे में फंसी और रचना गिर गई। यह देख रश्मि बहुत हंसी और बोली, रचना दीदी, आप बिना देखकर नहीं चलती हैं। देखिए कैसे गिर गई और ऊपर से साड़ी फट गई, वह अलग। इतने में वहाँ शिवानी आ गई। उसने रचना को धीरे से उठाया और बोली, दीदी आप यहाँ बैठिए, आपको कहीं लगी तो नहीं? रचना ने अपना पाँव दिखाते हुए शिवानी को इशारा किया। शिवानी ने तुरंत वहाँ काम करने वाले कर्मचारी से डिटॉल और पट्टी मंगवाई और फिर अपने हाथों से रचना के खून लगे घाव को डिटॉल से साफ किया और पट्टी लगा कर दी। रचना अपनी शिवानी भाभी के सामने नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। आज रचना अपनी शिवानी भाभी को गई थी। शायद शिवानी भाभी के इसी अच्छे व्यवहार की वजह से ही तो रचना उनसे चिढ़ती रही थी, जो व्यवहार आज रचना के ही काम आया। और जिस रश्मि भाभी को वह अपना समझती थी, वह तो ज़रूरत के वक्त उस पर हंस रही थी। रचना वहाँ बैठे बैठे अपनी ही मूर्खता पर अफसोस कर रही थी। दोस्तों, कभी कभी हम अच्छे लोगों के व्यवहार पर भी इतना शक कर देते हैं कि हमें उनकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आती है, या शायद यह जलन की प्रवृत्ति से भी हो सकता है। हमें अच्छे लोगों की वक्त पर कद्र कर लेनी चाहिए, उनको नज़रअंदाज कर कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे व्यक्तियों को चुन लें जिन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है।